हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री चैप्टर थर्ड द न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन में। अभी तक हमने इस चैप्टर में न्यूलिथिक पीपल्स के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, वो किस तरह के वर्क करते थे ये पढ़ा। वो किस तरह की जगहों पर रहते थे, क्या खाते थे और डोमेस्टिकेशन किस तरह से करते थे। और हमने इस चैप्टर में द इन्वेंशन ऑफ व्हील के बारे में भी जाना, उसको भी पढ़ा। अब यहाँ पर पढ़ते हैं लाइफ ऑफ द पीपल के बारे में कि वो लोग किस तरह से सोसाइटीज़ में, कम्युनिटीज़ में किस तरह से रहते थे और क्या क्या करते थे। Life of the people, we do not know much about the lifestyle of the human during this period. हम इस पीरियड के यानी कि न्यूलिथिक पीरियड के लाइफ के लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा उतनी डिटेलिंग स्टडी नहीं कर पाए हैं, या उनके बारे में उतना ज़्यादा हमको एविडेंस नहीं मिला है जितना कि बाकी एजेस के बारे में मिला है। बट historians believe that certain practices that are followed by present day tribes were probably followed by the earlier human societies. लेकिन historians ये दावा करते हैं कि आज के टाइम में जो ट्राइब्स जो कस्टम्स को फॉलो करती हैं, रीति रिवाजों को मानती हैं, वो उस समय भी कहीं ना कहीं रही होंगी। लाइफ इन द ट्राइब्स, इन जनजातियों में लोग किस तरह से रहते थे, क्या करते थे। यूजुअली द पीपल ऑफ द ट्राइब लिव इन स्मॉल सेटलमेंट्स। उस समय जो ट्राइब्स हुआ करती थी, जो जनजातियाँ हुआ करती थी, वो बहुत ही छोटे छोटे सेटलमेंट्स में घर बनाकर रहते थे। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन द ट्राइब आर रिलेटेड टू ईच अदर। और ज़्यादातर जितने भी फैमिलीज हुआ करती थी वो अपने कम्युनिटी से, सभी से रिलेटेड हुआ करती थी, एक दूसरे से। द लैंड और एनी अदर रिसोर्सेज आर ओन्ड बाई द ट्राइब एज अ होल। जो भी उनके पास रिसोर्सेज होते थे, चाहे वो ज़मीन हो या फिर जो प्लांट्स वगैरह, जो फ्रूट्स वगैरह, या फिर जो एग्रीकल्चर करते थे, वो जो भी रिसोर्सेज उनके पास होते थे वो सभी लोग मिलकर उनको यूज़ करते थे। उनमें कोई भी डिवाइडेशन नहीं होता था। All the people share the products and there is equality among all the people of the tribe. उन समुदाय के, उन ट्राइब के लोगों में इक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी और ये बहुत अच्छी बात थी। और वो सभी प्रोडक्ट्स, जो भी वो चीज़ें लाते थे खाने के लिए या फिर अपने यूज़ के लिए, वो सभी मिल बांट कर उनको यूज़ करते थे। अ स्ट्रॉन्ग एंड क्लेवर मैन बिकम्स द लीडर। और उन ट्राइब में उनकी कम्युनिटी का जो हेड होता था, वो उस कम्युनिटी का सबसे स्ट्रॉन्ग और काफ़ी चालाक इंसान को बनाया जाता था। द ट्राइब्स हैव देयर ओन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, बिलीव्स एंड गॉड्स। हर कम्युनिटी में अपने कुछ रीति रिवाज और मान्यताएं होती हैं, अपने अपने भगवान को मानते हैं। तो वैसे ही इन ट्राइब्स के लोगों में भी अपने कस्टम्स, अपने रीति रिवाज, अपने परंपराएं, अपनी मान्यताएं और इनके अपने भगवान होते थे। द ट्राइबल हैव मेनी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ये कई तरह के माध्यम से अपने जीवन को व्यतीत करते थे। दे डू फार्मिंग, क्या क्या करते थे अब? फार्मिंग एंड हर्डिंग अलॉन्ग विद हंटिंग एंड गैदरिंग। फार्मिंग भी करते थे, हर्डिंग भी करते थे, हंटिंग भी करते थे और गैदरिंग भी करते थे, यानी कि जंगलों से सामान को बिनकर लाते थे और इस तरह से अपनी लाइफ स्पेंड करते थे। यानी कि ये अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए एक से ज़्यादा तरह के काम करते थे। दे ऑल्सो मेक बास्केट्स। और क्या क्या करते थे? बास्केट्स बनाते थे, टूल्स बनाते थे और पॉट्स बनाते थे, बर्तन बनाते थे। क्योंकि न्यूलिथिक टाइम पीरियड में, जिसे हम न्यू स्टोन एज भी कहते थे, इस समय तक जो लोग थे, जो ट्राइब्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज्ड हो चुके थे। ये बर्तन भी बनाते थे और जो खाना होता था उसको भी, जो ग्रेन्स होते थे उनको भी ये आग में पकाकर खाने लगे थे, बास्केट्स बनाने लगे थे। टूल्स भी ये बहुत अच्छे बनाते थे और इनके टूल्स पॉलिश्ड होते थे। जैसा कि आपने लास्ट टॉपिक में, लास्ट वीडियो में आपने देखा कि इनके जो टूल्स होते थे वो काफ़ी फाइन होते थे, काफ़ी सुंदर बनाते थे और ये पॉलिश्ड टूल्स बनाते थे। द मेन यूजुअली टेक द एनिमल्स टू ग्रेज। मैन और वुमेन में वर्क का जो डिवाइडेशन था वो पहले ही हो चुका था, इसलिए यहाँ पर मेन क्या क्या करते थे? यूजुअली टेक द एनिमल्स टू ग्रेज। ये अपने जानवरों को चराने ले जाते थे। वाइल द वुमेन आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन फार्मिंग।
और फार्मिंग का जो वर्क था वो ज़्यादातर महिलाएं करती थी। दे टिल द लैंड, वो क्या क्या करती थी, खेत को जोतने का काम करती थी। सो द सीड्स एंड हार्वेस्ट, सीड्स को बोने का, और हार्वेस्ट, जब फसल तैयार हो जाती थी तो उसको हार्वेस्ट करती थी। थ्रेसिंग का और हस्क का काम करना, और यानी कि जो धान से भूसी अलग करने का काम भी होता था, ये फीमेल्स करती थी। एंड लेटर ग्राइंड द ग्रेन, और जब अनाज पककर तैयार हो जाता था, फसल पूरी पककर तैयार हो जाती थी, तो उन अनाज को पीसने का काम भी ये फीमेल्स ही करती थी। द चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प, और बच्चे भी इन कामों में अपने एल्डर्स की हेल्प करते थे। और बच्चों के खेलने के लिए कार्ड्स वगैरह भी बनाए जाते थे, जो कि क्ले को यूज़ करके बनाते थे। केस स्टडी में आपके इस चैप्टर में दिया गया है मेहरगढ़ के बारे में। इन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट लोकेटेड नियर द बोलन पास। ये एक न्यूलिथिक साइट है और काफ़ी पॉपुलर न्यूलिथिक साइट है, जो कि बोलन पास के पास है। अब ये बोलन पास कहाँ है? बोलन वैली वॉज एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन द इंडस प्लेन्स एंड द माउंटेन्स ऑफ बलूचिस्तान। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइट रही है न्यूलिथिक टाइम की, और ये प्रेजेंट टाइम में इंडस प्लेन में और माउंटेन्स ऑफ बलूचिस्तान के आसपास पाई जाती है। एग्जीक्यूशंस हैव गिवन एविडेंस ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन, जो भी एग्जीक्यूशंस हुए हैं उनसे क्रॉप कल्टीवेशन यानी कि जो फसलें होती हैं उनकी खेती के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। जो ग्रेन्स के एविडेंस मिले हैं उनको स्टडी करके आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बताया कि यहाँ पर खेती भी प्रॉपर बिल्कुल अच्छे ढंग से की जाती थी। एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन, और जानवरों को भी पाला जाता था। एंड देयर वॉज वैरायटी इन द एनिमल्स। It was a small farming village dated about 7000 BCE to 5500 BCE, and it was occupied till 2600 BCE। जो बोलन पास के आसपास का एरिया था यानी कि मेहरगढ़ जो था, वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा विलेज नहीं था, छोटा सा ही विलेज था, लेकिन यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन था वो था फार्मिंग। ये लगभग यहाँ इस गांव का एग्जिस्टेंस लगभग 7000 BC से लेकर 5500 BC तक रहा है, और उसके बाद भी ये लगभग 2600 BC तक यहाँ पर वर्क देखने को मिला कि यहाँ पर लोग रहते थे। People here lived in a mud brick houses with small rectangular rooms। जो यहाँ पर लोग रहते थे वो घर बनाते थे, और घर किस तरह के होते थे? मड ब्रिक हाउसेस, यानी कि मिट्टी की ईंट के घर होते थे, और छोटे रेक्टेंगुलर टाइप के उसमें रूम्स होते थे। दे ग्रू व्हीट एंड बार्ली, व्हीट और बार्ली को प्रोड्यूस करते थे, ज़्यादातर यही ग्रेन्स उस समय प्रोड्यूस किए जाते थे। द स्टोन टूल्स वर माइक्रोलिथ्स, जो स्टोन टूल्स थे वो माइक्रोलिथ्स यानी कि बहुत छोटे छोटे टूल्स बनाते थे, और काफ़ी शार्प टूल्स बनाते थे। मोस्टली ब्लेड्स, जो ब्लेडेड टूल्स होते हैं ज़्यादातर वो टूल्स वो बनाते थे, क्योंकि इससे उनको फार्मिंग में काफ़ी हेल्प मिलती थी। सम ब्लेड्स वर सेट इन वुडन हैंडल्स, और जो भी टूल्स होते थे वो हैंडल में फिक्स होते थे। जैसे कि आज के टाइम में भी आप देखते हैं तो वो हैंडल में फिक्स टूल्स होते हैं, वैसे ही उस टाइम में भी जो टूल्स वो बनाते थे वो वुडन हैंडल में फिक्स होते थे। हैंडमेड पॉटरी एंड ग्राइंडिंग स्टोन्स वर ऑल्सो फाउंड। हैंडमेड पॉटरी भी उस समय लोग करने लगे थे। जब पहिए व्हील का इन्वेंशन हुआ उसके बाद पॉटरी भी ये लोग करने लगे, और पॉटरी के काफ़ी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल भी आपको पिक्चर भी दिया गया है, पेंटेड पॉलीक्रोम पॉटरी फ्रॉम मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ से मिला है, और तब देख लीजिए इसको ऐसे बनाया, और इसमें कलर्स भी यूज़ किए गए हैं, इसमें फिश को बनाया गया है, क्योंकि ये हंटिंग करते थे और हंटिंग से रिलेटेड ही जो भी ये बनाते थे पिक्चर्स वगैरह वो हंटिंग से रिलेटेड ज़्यादातर होती थी। इनका मेन सब्जेक्ट हंटिंग से रिलेटेड ही होता था। दे बरीड द डेड अलॉन्ग विद मैनी ग्रेव गुड्स। दे बरीड द डेड यानी कि ये जो लोग मर जाते थे, अपने कम्युनिटी के जो लोग इनके ख़त्म हो जाते थे उनको ये बरीड भी करते थे, दफनाने भी लगे थे। विद मैनी ग्रेव गुड्स यानी कि उनकी कब्र में कुछ सामान भी रखते थे, जैसे कि कोई मर गया है तो उसको दफनाने के साथ साथ उसके साथ उसका कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स भी वो रखते थे।
The dead bodies were covered with red oak and placed in the bent position in oval pits. ओवल पिट्स में उनको बैंडेड पोजीशन में, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि ये थोड़ा सा बुढ़ा हुआ सा साइज में रखा हुआ है, और इनके ऊपर गेरू लगाते थे, गेरू की कोटिंग करते थे रखने के पहले, ऐसे दफनाने के पहले। फूड वॉज ऑल्सो पुट इनसाइड द ग्रेव। जो ग्रेव होती थी, जो कब्र होती थी इनके, उसमें ये खाना भी रखते थे। इन सम ब्यूरियल्स, कुछ कब्र में क्या होता था, यंग गोड्स वर प्लेस्ड अलोंग विद द अदर ग्रेव गुड्स। जो अदर ग्रेव गुड्स होती थी, उसका कुछ जो डेड बॉडी है, जो डेड पर्सन है, उसकी जो बिलोंगिंग्स होती थी, उसका जो कुछ सामान होता था, उसको रखते थे उसको दफनाने के साथ साथ। और कभी कहीं कहीं पर फूड भी रखा जाता था, वाटर भी रखा जाता था, और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि यंग गोट्स भी रखी जाती थी। अ ग्राउंड स्टोन एक्स हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड। और एक जगह पर तो ज़मीन में, कब्र में एक एक्स भी मिली जो कि स्टोन की बनी हुई थी। पॉसिबली दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर दैट। ऐसा करते क्यों थे कि इंसान को दफनाने के साथ साथ उसके साथ सामान क्यों रखते थे? इनका मानना था कि जब लोग मर जाते हैं तो मरने के बाद भी वो, उनकी दूसरी लाइफ स्टार्ट हो जाती है, और जिनमें वो उन सामानों को यूज़ कर सकते हैं। Skeletons and bones of different animals have been found during excavations। और जो excavations, जो भी उत्खनन हुए हैं, उनमें तरह तरह के एनिमल्स के स्केलेटन और बोन्स मिले हैं। एट द लोएस्ट लेवल बोन्स ऑफ डियर एंड पिग्स। सबसे लो लेवल पर जब एक्सकवेट किया गया तो वहाँ पर डियर और पिग के बोन्स मिले हैं, स्केलेटन मिले हैं। एट द मिडिल लेवल बोन्स ऑफ सीप एंड गोट्स। मिडिल लेवल पर बोन किसकी मिली हैं? सीप और गोट्स की। एंड एट द हाईएस्ट लेवल, जब हाईएस्ट लेवल पर यानी कि बहुत ज़्यादा उत्खनन किया गया, मोस्टली कैटल बोन्स हैव बीन फाउंड। ज़्यादातर जो कैटल होते हैं, जो मवेशी होते हैं, उनकी बोन्स मिले। Thus Mehergarh provides the earliest evidence of transition from hunting and gathering to agriculture and animal domestication। इस चैप्टर में आपने ये जाना कि मेहरगढ़ में जब मेहरगढ़ की बात करें तो यहाँ पर लोग डोमेस्टिकेशन भी करते थे, फार्मिंग भी करते थे, और फॉरेस्ट से गैदरिंग भी करके लाते थे, और इस तरह से अलग अलग टाइप के वर्क करते थे। यानी कि जो ह्यूमंस थे वो अपने लास्ट टाइम पीरियड से काफ़ी इम्प्रूव कर रहे थे, और उनका जो वर्क था, चाहे वो टूल्स बनाने का हो, चाहे वो पॉटरी का हो, काफ़ी क्लियर, काफ़ी फाइन शार्प वर्क हो चुका था इनका। यानी कि ये अपने काम में धीरे धीरे एक्सपर्ट हो रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है केस स्टडी में दाउजेली हेडिंग का। ये भी काफ़ी पॉपुलर साइट रही है न्यूलिथिक टाइम पीरियड की। अब स्टडी करते हैं दाउजेली हेडिंग के बारे में। दिस इज़ अ न्यूलिथिक साइट इन नॉर्थ ईस्ट आसाम। ये आसाम में, नॉर्थ ईस्ट आसाम में मिलती है, और ये भी उस टाइम की मोस्ट पॉपुलर साइट्स में आती है। इट इज़ डीपली फॉरेस्टेड एरिया। आसाम है और वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पर उस समय भी काफ़ी ज़्यादा ये फॉरेस्टेड एरिया रहा है। A number of stone implements like axe and adzes have been found here। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टोन टूल्स मिले हैं, जिनमें एक्स और एजेस मिले हैं। द पॉटरी एक्सकेवेटेड हियर इज़ ऑफ ग्रेस कलर। यहाँ पर जो भी पॉटरी, जो भी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वो ग्रे कलर के हैं। डिपिक्टिंग बास्केट एंड कॉर्ड इम्प्रेशंस ऑन द एक्सटीरियर। और जो पॉटरी है उन पर बाहर की तरफ कॉर्ड इम्प्रेशन मिलते हैं, यानी कि रस्सियों के निशान जैसी इम्प्रेशन मिलती है। मोर्टार्स एंड पेस्टल्स हैव बीन ऑल्सो बीन एक्सकवेटेड। मूसल और ओफली भी यहाँ पर मिली है एक्सकवेशन में। दिस इज इंडिकेटिव दैट पीपल कल्टिवेटेड फूड ग्रेन्स। जिससे ये पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे वो ग्रेन्स की खेती करते थे, यानी कि खेती का काम भी करते थे। ऑफ स्पेशल मेंशन इज जेडाइट, अ प्रीशियस स्टोन फाउंड इन चाइना। यहाँ पर
जेडाइट के बारे में ये बताया गया है कि ये चाइना में मिला है और ये स्टोन है और ये काफ़ी महंगा होता था और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता था और इससे जो टूल्स बनाए जाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे और तरह तरह के इनसे ऑर्नामेंट्स, रिंग बनाए जाते थे, नेकलेस बनाए जाते थे, इस तरह से इसको यूज़ करते थे। अराउंड द वर्ल्ड में हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप की और सदर्न इंग्लैंड की। Around 3200 BC, people in northwestern Europe built great circles and lines of standing stones. आप ये पिक्चर में देख रहे हैं कि स्टोन्स को खड़ा करके रखा गया है और उसको ऊपर से फिर से स्टोन से लाइन अप किया गया है। तो लगभग 3200 BC की बात है, नॉर्थ वेस्ट यूरोप की। वहाँ पर जो स्टोन्स थे उनको स्टैंडिंग पोजीशन पे और लाइनिंग पोजीशन पे रखते थे। दे ऑल्सो स्टक वुडन पोल्स इनटू द ग्राउंड टू मेक सर्कल्स कॉल्ड वुड हेंज, बट मोस्ट ऑफ दीज हैव रॉटेड अवे। ये स्टोन को ऐसी पोजीशन में रखा गया, इसका भी कुछ रीजन था, बाद में उसको बताएंगे। पहले बात करते हैं वुड हेंजेस की। वुड हेंजेस क्या होते थे? जैसे आप यहाँ पर स्टोन को देख रहे हैं कि ये ग्राउंड पर स्टैंडिंग पोजीशन में है, वैसे ही उस समय क्या करते थे वो लोग, लकड़ी के जो लट्ठे होते थे उनको जमीन पर गाड़ देते थे सर्कल पोजीशन में। यही कहलाता है वुड हेंज। All these massive monuments were used in religious ceremonies. इन सारे जो पैटर्न्स है, इनका मतलब इनको यूज़ करते थे रिलीजियस सेरेमनीज में, यानी कि अपने धार्मिक अनुष्ठानों में या अपने जो उनके कार्यक्रम होते थे धार्मिक, उनमें ही इनको यूज़ करते थे। Some experts think that the mysterious circles were also used as giant outdoor calendars. कुछ लोगों का मानना है कि ये कुछ मिस्टीरियस सर्कल्स हैं और ये जायंट आउटडोर कैलेंडर्स के रूप में इनको मानते हैं। स्टोन हेंज की बात करें तो जैसे वुड हेंज होते हैं जिसमें जो वुड होते हैं वो उनको लकड़ी के लट्ठे होते हैं, उनको सर्कल पोजीशन में लगाया जाता था, वैसे ही स्टोन हेंज में क्या होता था, वो वुड की जगह स्टोन को यूज़ करते थे। और स्टोन हेंज कहाँ पर मिलते थे? सदर्न इंग्लैंड में। इज़ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर ऑफ ऑल स्टोन सर्कल्स। जितने भी स्टोन सर्कल्स होते हैं उनमें सबसे अच्छे स्टोन हेंज सदर्न इंग्लैंड में देखने को मिलते हैं। इट वॉज बिल्ट इन स्टेजेस ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1000 years एंड वॉज फाइनली फिनिश्ड अराउंड 1500 BCE। और ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो एक साथ बनकर तैयार नहीं होगा, इसको स्टेप बाय स्टेप बनाया गया है और इसको बनकर प्रॉपर तैयार होने में 1000 years लगे और तब फाइनली बनकर ख़त्म हुआ 1500 BCE में। तो ये था आपका चैप्टर 3, द न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, जहाँ पर आपने न्यूलिथिक टाइम के लोगों के बारे में जाना, व्हील इन्वेंशन के बारे में पढ़ा, वहाँ के ट्राइब्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से लोग हंटर गैदरर्स बने, फार्मर और हर्डर से किस तरह के कितने टाइप्स के ये एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे। और यहाँ पर आपने केस स्टडी में मेहरगढ़ और दाव जली हेडिंग के बारे में और अराउंड द वर्ल्ड में नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप और सदर्न इंग्लैंड के बारे में जाना। तो ये था आपका न्यूलिथिक रिवोल्यूशन जो कि यहीं से सबक होता है। ओके।